स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछला लेक्चर मैंने डाला संसद का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था उससे संबंधित मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन रखे और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष रखे थे। तो मित्रों, कितने क्वेश्चन आपने जो है उसमें सही किए और कौन कौन से आपके जो गलत हो गए या कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके समझ में नहीं आई, तो इन सभी की चर्चा आज आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है। और जो जो मित्रों, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। यानी आपने कभी सुना होगा कि लोकलेखा समिति के बारे में या प्राक्कलन समिति, तो इन सभी समितियों के बारे में आज हम जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो सभी मित्रों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि संसद कह रहा है, संसद इतनी दुर्व्यय और भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। यानी मित्रों, ये ऐसा कह रहा है कि संसद जो है बहुत बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, बहुत सारे हम जो है उसके माध्यम से काम करवाते हैं। तो वो जो है जितने भी उसके समक्ष काम लाए जाते हैं या जितने भी उसके समक्ष जो है कार्य लाए जाते हैं तो उनका जो है वो प्रभावकारी ढंग से निष्पादन नहीं कर पाती। यानी वो उनका जो है प्रभावकारी ढंग से जो है काम पूरा नहीं कर पाती। तो इसी कारण से क्या करें कि संसदीय कार्य विविध, जटिल और वैध हैं। यानी संसदीय काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, साथ ही उनके पास जो है इतना समय भी नहीं होता और जो है नहीं आवश्यक विशेषज्ञता उनके पास होती है। तो आगे कहते हैं कि समस्त विधायी उपायों और अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यानी मित्रों, उनके पास न तो इतना समय और न ही जो है इतनी विशेषज्ञता, यानी इतनी स्पेशलिस्ट उनके पास नहीं होते कि वो जो है प्रत्येक मुद्दे का या प्रत्येक जो है कोई भी बिल आया है उसकी जो है गहन रूप से छानबीन कर सके। तो इसी कारण से जो है हमने क्या किया, अनेक समितियों का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये समितियां उनके कर्तव्यों में निर्वहन क्या करती है, ये कि अनेक समितियां इसके अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। यानी संसद जो भी काम करती है उनमें जो है ये सहायता समितियां करती है। फिर आगे क्या कहता है कि भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों और संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल, कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि संविधान में जो है बहुत जगह हमने जो है कई समितियों के बारे में चर्चा की है, लेकिन जो है अगर विशेष रूप से कोई प्रावधान की हम बात करें तो इन समितियों के लिए हमने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति, यानी अब बात की जा रही है कि संसदीय समिति क्या होती है, तो कह रहा है जो सदन के द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं। यानी मित्रों, ऐसी समिति जिसमें जो है यानी कि ऐसी समिति जिसका निर्माण कौन करेगा, या तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या सभापति। ठीक है, और उनको ही उनके द्वारा जो है उनके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं या उनके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है मित्रों, आप आसानी भाषा में ये समझ लेना कि संसदीय समितियों का मतलब इतना सा है कि संसद के पास जो है, यानी संसद जो है बहुत बड़ी संस्था है और इसके समक्ष जो है जितने भी काम लाए जाते हैं ना, तो उनको जो प्रभावकारी ढंग से ये काम नहीं कर पाती। तो इस कारण से जो हमने क्या किया है, बहुत सी समितियों का निर्माण कर लिया ताकि ये जो भी काम संसद करती है ना वो आसानी से हो सके और उनको मदद भी मिल सके समितियों के माध्यम से। तो यही बात बस आसान भाषा में आप इतना समझ लेना। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के अनुसार काम करती है, यानी लोकसभा अध्यक्ष और सभापति जैसा कहेंगे वो उनके अनुसार जो है काम करती है। ठीक है, यानी उनके नियमानुसार वो काम करती है। फिर जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती है। मित्रों, जो भी समिति, मान लीजिए जिस भी समिति ने किसी भी मामले पर विचार किया और जो भी रिपोर्ट निकाली वो रिपोर्ट जो है सदन के समक्ष उपस्थित रखेगी, चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। फिर क्या कह रहा है कि जिसका एक सचिवालय होता है, यानी इन समितियों का एक सचिवालय भी होता है और इसकी व्यवस्था कौन करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की जो है एक सामान्य चर्चा हमारी हुई कि समितियों के बारे में, यानी संसद की जो समितियाँ होती हैं उनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे वर्गीकरण कहा जा रहा है कि समितियाँ जो है ना, संसदीय समितियाँ वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है स्थायी और एक तदर्थ। ठीक है, स्थायी का मतलब ऐसी समिति जो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, परमानेंट जो समिति होगी वो स्थायी होगी। और तदर्थ का मतलब जो अस्थायी समिति होती है, यानी कि जो विशेष उद्देश्य हमारा, यानी विशेष उद्देश्य के लिए हम गठित करते हैं और विशेष उद्देश्य जब हमारा पूरा हो जाता है तो उसको जो है हम फिर भंग कर देते हैं। ठीक है, स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है जो निरंतरता के आधार पर काम करती है, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष और समय पर किया जाता है। ठीक है, और तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है, जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और वो अस्तित्व में नहीं रहती। मित्रों, मैंने पहले ही आपको बता दिया, स्थायी समिति वो जो है
हमेशा बनी रहेगी, समय समय पर हमको गठित करेंगे, लेकिन अस्थायी समिति वो जो कि विशेष प्रयोजन के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए हम गठित करते हैं, और वो उद्देश्य जब हमारा पूरा हो जाता है तो हम उस उद्देश्य को पूरा होने के बाद उस जो समिति है उसका यानी जो है निरसन कर देते हैं या उसको हम समाप्त कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, स्थायी समितियों के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी स्थायी समितियां हैं। तो कह रहा है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों का 6 कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कार्य की काम की प्रकृति यानी कौन कौन से वो काम करती है उनके आधार पर हम जो है स्थायी समितियों को 6 भागों में बांट सकते हैं। तो कह रहा है कि स्थायी समितियों में पहला कौन सा होगा हमारा, तो वो हमारा वित्त समितियाँ, ठीक है, यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और एक होती है सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है। तो ये थी वित्त समिति। अब आगे विभागीय समितियाँ आती है, फिर जांच के लिए गठित समितियाँ आती है, ठीक है, फिर परीक्षण के लिए आती है, और सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियाँ आती है। यानी बहुत सी समितियाँ जो है संसद ने बनाई हुई है अपने काम को आसानी से करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम चर्चा करें जांच के लिए कौन सी समिति होगी, तो देखिए विशेषाधिकार समिति, आचार समिति और याचिका और आवेदन के लिए जो समिति होती है वो जांच के अंतर्गत आती है। परीक्षण या नियंत्रण में जो समिति आती है वो आती है सरकारी आश्वासन संबंधी, अधीनस्थ विधायन संबंधी, विचारात प्रस्तुत विषयों के लिए गठित और स्त्री सशक्तिकरण समिति, और लाभ के पदों के लिए संयुक्त समिति। यानी मित्रों जो जेपीसी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि लाभ के पदों पर होती है, वो भी जो है परीक्षण और नियंत्रण करती है। फिर आगे क्या कहता है कि सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां। तो फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है, सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित यानी दैनिक जो हम कार्य करते हैं संसद में, तो उसके संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, कार्य सलाहकार समिति, और सदस्यों के निजी विधेयकों और संकल्पों के लिए विनियमन समिति, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति, यानी सदन की बैठकों में सदस्य अगर अनुपस्थित रहें तो उसके लिए भी समिति हमने बनाई हुई है। फिर सदन समितियां अथवा सेवा समितियां कौन कौन सी है, सामान्य प्रयोजन सदन समिति, पुस्तकालय समिति और सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए जेपीसी, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे मित्रों अस्थायी समितियों के बारे में, यानी कौन कौन सी अस्थायी समितियां हैं। तो बहुत सी ऐसी जो है समितियां हमने बनाई हुई है। तो कह रहा है कि इनको 2 कोटियों में हम बांट सकते हैं। देखिए जांच समिति और सलाहकार समिति, ठीक है, यानी दो प्रकार की जो है हम इनको बांट सकते हैं, जांच समितियों में और सलाहकारी समितियों में। यानी जांच समितियों का गठन हम करते हैं समय समय पर, ठीक है, दोनों सदनों में से किसी भी के द्वारा इसकी जो है प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इसका जो गठन करते हैं। फिर इनका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने और प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सभापति द्वारा किया जाता है। यानी मित्रों जो जांच के लिए हम समितियां गठित करते हैं ना, उनको हम करते हैं लोकसभा अध्यक्ष सभापति के द्वारा, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सी हमने समितियां बनाई है। तो कुछ की हम चर्चा करें तो देखो राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जो है कतिपय सदस्यों के आचरण की जाँच के लिए, फिर रेल सभा, ठीक है, यानी एमपी के लिए, और बहुत सी समितियाँ यहाँ पे संसद ने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमने बात की अस्थायी समितियों के बारे में भी। और आगे कहता है कि सलाहकारी समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर अथवा संयुक्त समितियां सम्मिलित होती है, जिनका गठन किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। मित्रों प्रवर समिति की मैंने आपसे बात की थी, यानी सिलेक्ट कमेटी की मैंने आपसे बात की थी संसद के टॉपिक में, यानी कि सिलेक्ट कमेटी में उस समिति के यानी इस सिलेक्ट कमेटी में उस सदन के सदस्य होते हैं जिस सदन में हम बिल लेकर के आ रहे हैं ना, उसी सदन के उस कमेटी में सदस्य होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो कुछ यहाँ पे चर्चा की जा रही है क्या, कि जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है तब सदन चाहे तो उस सदन की प्रवर समिति को उस विधेयक को या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। मित्रों मैंने अभी आपको बताया था और ये बात जो है आ भी गई कि प्रवर समिति के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि अगर मान लो संसद ये चाहे कि हमें जो किसी बिल पर जो है विशेष रूप से चर्चा करवानी है तो वो क्या करती है, वो सदन जो होता है ना, वो सदन उस बिल को जो है सौंप देता है किसको, प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को। यानी वो सिलेक्ट कमेटी जिसमें जो है जिस भी सदन में हम बिल लेकर के आ रहे थे उस सदन के उसमें सदस्य होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, उस जो बिल है उसकी जो है गहन रूप से चर्चा या गहन रूप से उसका जो है अध्ययन करते हैं। तो क्या कहते हैं, इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया और स्वीकार किया जाता है। यदि विधेयक को संयुक्त समिति को संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इस निर्णय से दूसरे सदन को भी इस अनुरोध के साथ अवगत करा दिया जाता है कि उक्त समिति के लिए हमने अपने सदस्यों की नामित करें। यानी मित्रों आगे ये कहता है अगर मान लो हम उस विधेयक को जेपीसी में लाएंगे, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त समिति में अगर लेकर के आएंगे तो फिर उसमें जो है दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यानी सेलेक्ट कमेटी में तो केवल एक ही सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त समिति होती है उसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। फिर आगे क्या कहता है
कि प्रवर समिति या संसदीय समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान दर प्रावधान विचार करती है जैसे कि दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करते हैं। यानी ये कह रहा है कि प्रवर समिति जो है उसी प्रकार से जांच करती है किसी विधेयक की जिस प्रकार से संसद जांच करती है। यानी एक एक जो है प्रावधान उस पर जो है गहन रूप से यानी डिटेल से जो है उसकी जो है वो स्टडी करती है। फिर समिति के सदस्य विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों, विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण करती है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो समिति होती है ना वो अगर चाहे तो वो बिल है वो बिल का किसी प्रावधान है तो उसमें वो संशोधन भी जो है संशोधन करने की भी सिफारिश कर सकती है। और आगे कहता है कि जो समिति होती है वो विभिन्न संघ है या सार्वजनिक निकाय है तो वहाँ से जो विशेषज्ञ भी बुलाती है और उन विशेषज्ञों के माध्यम से उस बिल की जो है डिटेल रूप से स्टडी करती है। फिर विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात समिति अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप देती है और जो सदस्य बहुमत से सहमत नहीं होते वे प्रतिवेदन में अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। यानी मित्रों मान लीजिए फिर जो कमेटी है चाहे सिलेक्ट कमेटी हो या जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इन दोनों ने जो है बिल पर जो है यानी गहन रूप से चर्चा की। चर्चा करने के बाद उन्होंने जो है क्या किया कि एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट को जो सौंप देगी सदन को, ठीक है। और सदन को सौंपने के बाद वो क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति मान लो उससे सहमत नहीं होंगे तो वो उसका विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने चर्चा की, एक सामान्य चर्चा हमारी हुई एक तो स्थायी समितियों के बारे में और एक अस्थायी समितियों के बारे में, ठीक है। और कुछ मामला यानी कुछ चर्चा हमारी वो भी हुई कि विधेयक के मामले में सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, ठीक है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं वित्तीय समितियों के बारे में। यानी मित्रों ये 3 समितियां हम जो चर्चा करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम्स में यही समितियां पूछी जाती है। तो पहली समिति क्या कर रहा है, लोक लेखा समिति के बारे में यहाँ बात की जाएगी, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। क्या कर रहा है, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। यानी मित्रों भारत सरकार अधिनियम जब 1919 हमारा आया तो उसी के माध्यम से हमने इस समिति का गठन किया था, लोक लेखा समिति का। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि भारत जो यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के जितने भी हमारे जो है अधिनियम आए थे तो वो सभी मैं करवा चुका हूँ। और पहला ही जो लेक्चर मैंने लिया था तो वही हमारा पहला लेक्चर था, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। और अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पर, तो आप जा करके सारे अधिनियम को देख सकते हैं और बारीकी से मैंने समझाया है, एक एक प्रावधान की मैंने जो है वहाँ पे जो डिटेल से चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो आसानी से समझ में आएगा। तो उसी की हम चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था और जिसको हम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, तो उसी के माध्यम से हमने जो है लोक लेखा समिति का गठन किया। और फिर क्या करा है कि यह तब से बनी हुई है, वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22। और क्या कहता है कि लोकसभा में जो है यानी लोकसभा से हम इसमें 15 सदस्य लेते हैं और 7 राज्यसभा से लेते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष संसद के द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमण मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी मित्रों हम इसमें 22 सदस्य चुनते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और उनका हम चुनाव करते हैं किसके माध्यम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, एकल हस्तांतरणीय मत। यानी मित्रों मैंने जो है कई बार इसके बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रपति का जब हमारा चैप्टर हुआ, या इसके अलावा मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, या फिर जो है राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी इसी प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मैं जो है ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो इसके बारे में पता है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है कि इनके यानी इस प्रणाली के माध्यम से हम इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं इस लोक लेखा समिति के, ठीक है, जो 22 सदस्य हम चुनते हैं। और आगे ये कहता है कि सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यानी मित्रों 22 जो सदस्य होते हैं इनका काम कितना साल का होता है, 1 साल का। फिर किसी मंत्री को हम जो इसमें जो है सदस्य नहीं बनाते, ठीक है। और अध्यक्ष जो है यानी समिति का जो भी अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है लोकसभा सदस्यों में से ही, ठीक है। फिर क्या कहता है कि सन 1967 एक परंपरा चली आ रही है, समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। यानी मित्रों समिति का जो अध्यक्ष होता है ना वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है, यानी जो पार्टी सत्ता में है उससे नहीं चुना जाएगा, ठीक है, विपक्षी पार्टी से चुना जाएगा। और मित्रों मैंने आपसे चर्चा की 15 सदस्य हमने लोकसभा से लिए, ठीक है, 7 हमने राज्यसभा से लिए, लेकिन हम जो अध्यक्ष बना रहे हैं कहाँ से, लोकसभा से बना रहे हैं। यहाँ बताया समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। यानी जो 15 हमने लोकसभा सदस्य लिए हैं ना उनमें से हम इसका अध्यक्ष बनाते हैं और विपक्षी पार्टी का वो सदस्य अध्यक्ष बनता है, ठीक है। फिर क्या करा है, समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख है। यानी मित्रों समिति का यहाँ काम बताया जा रहा है कि समिति क्या काम करती है। तो कह रहा है कि जो केग होता है ना, जो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत हम उसकी जो चर्चा करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो वो जो प्रतिवेदन देता है ना, यानी कोई भी जो ऑडिट करता है किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का किसी भी विभाग का, जब वो ऑडिट करती है ना कौन, केग, तो वो जो केग जो भी रिपोर्ट फिर निकालती है तो वो रिपोर्ट जो है
क्या की जाती है कि वो रिपोर्ट जो होती है उसकी जांच ये समिति करती है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, ये जो रिपोर्ट है केग जो लाती है, वो केग राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देती है और राष्ट्रपति फिर सदन में जो उस रिपोर्ट को रखता है। फिर क्या कहता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन देता है। यानी ये कह रहा है कि नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक होता है ना केग, वो केग क्या करता है 3 जो है प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। कौन कौन से? विनियोग लेखा पर, ठीक है, विनियोग लेखा पर, लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन, वित्तीय लेखा पर और सार्वजनिक उद्यमों पर, ठीक है। 3 जो है वो लेखा जो है परीक्षा, यानी कि जो नियंत्रक और लेखा परीक्षक है वो 3 प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। फिर क्या कहता है कि समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के अतिरिक्त समझदारी और विवेक और उपयुक्तता के दृष्टिकोण से करती है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि जो समिति होती है ना, लोक लेखा समिति, वो जो है यानी कि जो औपचारिक जो है वो औपचारिक तरीके से काम नहीं करती, यानी एक फॉर्मेलिटी के रूप में काम नहीं करती। वो तो जो है जो भी जो है यानी तकनीकी अनियमितता, यानी जो भी खर्चा संसद करती है ना, उसका जो डिटेल से वो अध्ययन करती है लोक लेखा समिति। यानी वो जो है एक, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि वो जो है समिति जो होती है ना लोक लेखा समिति, वो केवल यानी कि औपचारिक दृष्टिकोण, यानी कि हाँ हमने जो है बस इसकी जांच कर ली और सरसरी निगाह से हमने देख लिया, नहीं, उसको जो है वो डिटेल से उसका अध्ययन करती है कि हाँ संसद ने जो पैसा सरकार को दिया था तो क्या वो पैसा सरकार ने सही तरीके से इस्तेमाल किया या फिर उसको जो है गलत तरीके से भ्रष्टाचार या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। तो क्या कह रहा है कि ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता और निरर्थक खर्चों के मामलों में सामने लाया जाए। यानी मित्रों, अगर मान लो संसद के द्वारा जो पैसा उपलब्ध कराया गया सरकार को और जब समिति ने जांच की कि पैसा जो है भ्रष्टाचार में गया या जो है गलत तरीके से सरकार ने जो है उसका खर्च किया, तो वो उन सभी मामलों को जो है संसद के समक्ष लेकर के आती है। अब हम मित्रों अगर बात करें विस्तृत रूप से, यानी डिटेल से हम बात करें कि यह समिति जो होती है वो क्या काम करती है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्या काम बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की जांच करना। यानी मित्रों, केंद्र सरकार का जो भी वित्त लेखा होगा या विनियोग जो लेखा होगा, जो विनियोग विधेयक के लिए जो लेखा होता है, उन्हीं के लिए जो है वो समिति जांच करती है, डिटेल से जांच करेगी। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत खर्च से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतानों और प्राप्तियों को दर्शाता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि विनियोग जो लेखा होता है ना, वो क्या काम करता है, विनियोग लेखा मतलब विनियोग लेखा के बारे में बात बताई जा रही है कि विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की तुलना करता है किससे, संसद के द्वारा स्वीकृत खर्च। यानी संसद ने जितना पैसा यानी संसद ने जितना पैसा सरकार को दिया और जितना पैसा सरकार ने खर्च किया, इन दोनों की जो है जांच करता है विनियोग लेखा, ठीक है। और वित्त लेखा क्या करता है, केंद्र सरकार के भुगतान और प्राप्ति, यानी केंद्र सरकार को जो है कितना पैसा प्राप्त हुआ और कितना जो है उन्होंने खर्चा किया यानी भुगतान किया, उन सभी की जांच करता है। दूसरा क्या करता है कि विनियोग लेखा और जिस पर आधारित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा दौरान समिति को निम्न मुद्दों पर आश्रित होना पड़ता है। मित्रों, ये कह रहा है कि जो समिति होती है ना लोक लेखा समिति, उसको जो है ये यानी कि उसको ये यकीन जो है अपने ऊपर करना पड़ता है, कौन सा, आगे बताया जा रहा है, जिसे पैसा भुगतान किया गया वह प्रयुक्त सेवाओं या उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध था। यानी मित्रों, हमने जो पैसा किसी भी संस्था को या किसी भी सरकार को दिया तो क्या पैसा जो है वो वैधानिक था, यानी वो लीगल था या वो इलीगल पैसा उपलब्ध कराया, इसकी जाँच करेगी ये समिति। दूसरा, खर्च उस प्राधिकार के समानुरूप था जिसका प्रशासन करता है, यानी जो पैसा हमने जिस प्रशासन को दिया तो क्या उस यानी जो प्रशासन जितनी हैसियत रखता है तो उतना उसको जो पैसा हमने दिया तो क्या वो पैसा हमने सही दिया, या फिर जो प्रत्येक पुनर्वियोग संबंधित नियमों के अनुसार ही है, यानी नियमों के अनुसार उनको हमने पैसा उपलब्ध कराया या नहीं। फिर राज्य निगमों, व्यापार संस्थानों, विनिर्माण परियोजनाओं के लेखा और इन पर सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जाँच करना। यानी मित्रों, जो भी राज्य के निगम है, यानी राज्य के जो कॉर्पोरेशन है या जो व्यापार संगठन है या संस्थान है, तो उन सभी की जब वो ऑडिट करता है और ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट लेकर के आती है तो उस रिपोर्ट की यह जांच करता है। फिर स्वशासी और अर्ध स्वशासी निकायों के लेखा की जांच करता है और उनकी जो सीएजी फिर जो रिपोर्ट लेकर के आती है उसकी भी यह जांच करता है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहता है कि किसी भी प्राप्ति, यानी कह रहा है कि किसी भी प्राप्ति से संबंधित केग के प्रतिवेदन पर विचार करना। यानी केग का प्रतिवेदन किसी भी मामले से संबंधित अगर समिति के समक्ष लाया जाएगा तो उस पर वह चर्चा करती है। तो मित्रों, ये हमने चर्चा की डिटेल से जो है लोक लेखा समिति के बारे में, ठीक है। और आगे कुछ बात करें, कुछ क्या करें कि समिति के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में अशोक चंदा जो स्वयं एक सीएजी रह चुके हैं, यानी अशोक चंदा जी हैं जो एक केग रह चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं कि विगत वर्षों में समिति ने यह अपेक्षा भली भांति पूर्ण की है, इसे स्वयं को सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली बल के रूप में विकसित करना चाहिए। यानी मित्रों, इस समिति ने जो है यह अपेक्षा भली भांति पूर्ण की है क्या कि जो है
इसे जो भी हम खर्चा करते हैं, यानी संसद के द्वारा जो पैसा उपलब्ध कराया जाता है सरकार को, और सरकार जो है पैसा खर्च करती है, तो उसकी जांच जो है वो शक्तिशाली रूप से करे। तो इसको जो है हमने ये भलीभांतिपूर्ण, यानी इस समिति ने यह काम भलीभांति तरीके से पूरा किया है। यह दावा भी किया जाता है कि लोक लेखा समिति के द्वारा स्थापित परंपराएं और इसके द्वारा विकसित परिपाटियां संसदीय लोकतंत्र की उच्चतम परंपराओं के समान रूप है। ठीक है, तो मित्रों ये हमने चर्चा की विशेष रूप से और डिटेल रूप से जो है लोक लेखा समिति के बारे में। तो अब हम जो चर्चा करेंगे ना, वो करेंगे प्राक्कलन समिति के बारे में। यानी जो प्राक्कलन समिति होती है वो क्या होती है, तो कह रहा है इस समिति का उद्भव, यानी इस समिति का उद्भव हुआ कब, सन 1921 में हुआ था स्थायी वित्तीय समिति के रूप में, और स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर। यानी मित्रों आप इस बात को याद रखना कि कौन सी समिति किसकी सिफारिश पर गठित हुई थी। मैं आपको बताऊं, देखिए पहले हमने जो चर्चा की लोक लेखा समिति के बारे में, मैंने आपको बताया था सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हमने इसको जो है 1921 में गठित किया था। और ठीक है, इसमें 22 सदस्य मैंने आपको बताई, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और मित्रों आपको एक बात बताऊं कि आपके यानी जो है जब ये तीनों समितियां पूरी हो जाएगी ना, तब मैं आपको बात बताता हूँ कि इनमें जो है सदस्यों को आप कैसे याद रख सकते हो कि हाँ जो है कौन सी समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम चर्चा कर रहे थे कि प्राक्कलन समिति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मैं बता रहा था कि प्राक्कलन समिति जो होती है ना, वो हमने जो बनाई जॉन मथाई की सिफारिश पर। ठीक है, कब, 1950 में बनाई। फिर क्या करा है कि इसमें जो है पहले तो 25 सदस्य होते थे, लेकिन अब वर्तमान में देखें तो यानी वर्तमान में हम देखें तो इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और 30 जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। चुनाव हम करते हैं तो लोकसभा के द्वारा, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से करते हैं। वही जो प्रणाली हमने अपनाई लोक लेखा समिति के सदस्यों को चुनाव करने के लिए, तो वही प्रणाली यहाँ भी अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से। फिर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, वह भी यही बात यहाँ पर वापस आ गई। वहाँ भी 1 साल के लिए हम चुनाव करते थे। मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता, वहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अध्यक्ष जो समिति का बनेगा वो लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे लोकसभा सदस्यों में से ही, और जो है निरपवाद रूप से यह सत्ताधारी दल का नेता होता है। यानी मित्रों प्राक्कलन समिति में जो अध्यक्ष होता है ना, वो तो सत्ताधारी दल का नेता होता है, लेकिन जो लोक लेखा समिति थी उसमें हमने चर्चा की थी कि वो विपक्ष का, यानी जो विपक्ष का दल है उससे जो है उसका अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की प्राक्कलन समिति के बारे में। और अब हम जो चर्चा करें तो उसके कामों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या करा है समिति का काम, बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना, सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना। यानी मित्रों बजट में जो भी कैलकुलेशन की जाती है ना, जो भी प्राक्कलन की जाती है, जो भी एस्टिमेट हम लगाते हैं, उन सभी की वो है ये समिति जांच करती है। क्या करा है समिति के कार्य होते हैं कि प्राक्कलनों में निहित नीतियों के अनुरूप क्या किफायतें, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जा सकते हैं, इस बारे में प्रतिवेदन देती है। यानी मित्रों कौन कौन से माध्यम से जो है हम प्रशासनिक सुधार कर सकते हैं या हम प्रशासन में कार्यकुशलता ला सकते हैं, तो इन सभी के बारे में जो है यह प्रतिवेदन एक देती है। फिर प्रशासन में कार्यकुशलता और किफायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां भी बताती है। यानी प्रशासन में हम कैसे कार्यकुशलता लेकर के आएंगे उनके लिए नीतियां देती है, यानी नीतियों के बारे में सुझाव बताती है। ठीक है, फिर ये जांच करती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुसार राशि का प्रावधान किया या नहीं। यानी मित्रों जितना हमने बजट में बताया था कि हाँ इस विभाग के लिए और इस योजना के लिए हम जितना पैसा देंगे उतना ही पैसा हमने दिया या ज़्यादा दे दिया, इन सभी की भी है जांच करती है। फिर क्या करती है कि समिति उन सार्वजनिक उद्यमों को अपने कार्य के दायरे में नहीं लेगी जो सार्वजनिक उद्यम समिति को आवंटित है। यानी मित्रों जो काम सार्वजनिक उद्यम समिति को हमने दिया है वो काम वही संस्था करेगी, आप जो है इस काम को प्राक्कलन समिति को नहीं दे सकते। फिर समिति समय समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलनों की जांच करती रह सकती है और जांच आगे बढ़ते ही सदन को अपना प्रतिवेदन देती है। यानी मित्रों पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी पैसा खर्च किया जाता है तो उन सभी की जांच करती है और फिर अंत में जाकर के यह प्रतिवेदन सदन को दे देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम जो चर्चा करेंगे वो अब हमारी तीसरी जो है समिति स्टार्ट हो रही है और वो है सार्वजनिक उद्यम समिति। यानी जो सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उनके बारे में ये समिति होगी। तो क्या कहता है, इस समिति का गठन हमने किया 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। यानी मित्रों ये समिति हमने बनाई कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में। और हमने जो प्राक्कलन समिति बनाई थी वो बनाई थी हमने जॉन मथाई की अध्यक्ष, यानी जॉन मथाई की जो सिफारिश थी 1950 में उसके दौरान, यानी उसकी सिफारिश पर हमने बनाई। इसमें हम जो है कितने सदस्य होते हैं, तो पहले तो हम जो है इसमें 15 सदस्य शामिल करते थे, लेकिन वर्तमान में हम 22 सदस्य इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति में भी हम 22 सदस्य ही शामिल करते हैं। फिर क्या कहता है, जो 15 लोकसभा से लेते हैं, 7 राज्यसभा से, और वही बातें आगे भी आएगी सेम कि समिति में जो है सदस्य चुने जाएंगे एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, और जो है प्रत्येक दल का जिसमें इसमें जो है यानी प्रत्येक दल का इसमें प्रतिनिधित्व होगा
ठीक है। और कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जो है मंत्री कोई समिति का सदस्य नहीं बनेगा, और लोकसभा का यानी कि जो अध्यक्ष हम बनाएंगे वो लोकसभा का अध्यक्ष इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। फिर जो जो भी यानी इस प्रकार क्या कहता है कि राज्यसभा सदस्य जो है इस समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो ये बात है सेम जो है तीनों समिति में आ रही है कि कैसे हम चुनाव करते हैं, कौन उसका अध्यक्ष होता है और कौन उसका जो है सदस्य नहीं बन सकता या कौन उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है। अब हम जो चर्चा करें ना वो करें तो समिति के कार्य के बारे में, यानी सार्वजनिक उद्यम समिति के कौन कौन से काम होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना। यानी मित्रों सार्वजनिक जो भी उद्यम होते हैं, सार्वजनिक जो भी इंडस्ट्री होती है, उनके जो भी प्रतिवेदन या लेखा जो आते हैं उनकी यह जांच समिति करती है। फिर क्या करता है कि कह रहा है सार्वजनिक उद्यमों पर केग के प्रतिवेदन की जांच। यानी केग मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो केग है ना वो 3 प्रतिवेदन देता है, विनियोग लेखा पर, वित्तीय लेखा पर और सार्वजनिक उद्यमों पर। ठीक है। ये जो विधेयक यानी इन तीनों लेखा पर यह प्रतिवेदन केग यानी जो केग होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो इन तीनों प्रतिवेदन देता है सदन को। तो केग जो सार्वजनिक उद्यमों पर जो प्रतिवेदन देता है ना सदन को, उसकी भी यह समिति जांच करती है। और आगे यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन जो है ठोस व्यवसायिक सिद्धांतों या युक्तिसंगत व्यापारिक प्रचलनों के अनुसार दिया जा रहा है। यानी मित्रों सार्वजनिक उद्यमों का जो प्रबंधन है वो हम कार्यकुशल रूप में कर रहे हैं या नहीं, तो इसका भी यह समिति जांच करती है। फिर आगे क्या कहता है कि आगे इसका काम है सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कामों का संचालन जो लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इनके सुपुर्द किया जाता है। मित्रों ये ऐसा कहना जा रहा है कि अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष ये कह दे कि भैया जो आप है आप क्या करोगे, कुछ काम प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति का भी ले लो, तो फिर वो समिति जो होगी ना सार्वजनिक उद्यम, तो ये समिति फिर वो काम भी कर सकती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने चर्चा की तीनों समितियों के बारे में। और मित्रों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये तीनों समितियां होती है। और मैं मित्रों आपसे जो बात कर रहा था कि इन तीनों समितियों में जो है सदस्यों को कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए जो लोक लेखा समिति होता है ना यानी कि पब्लिक अकाउंट, तो आप ऐसा समझिए ये पब्लिक का अकाउंट है, यानी पब्लिक का यानी जनता का अकाउंट है। इसके कारण हम जो है इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल करते हैं। इस बात को आप याद रखो, यानी पब्लिक का अकाउंट है, जनता का अकाउंट है, तो जनता का तो फिर सभी यानी लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। तो इस कारण से इन समिति में लोकलेखा समिति में हम जो है दोनों सदनों के सदस्य शामिल करते हैं और 22 सदस्य इसमें शामिल करते हैं। पहली बात हमने यह कर ली। फिर अब आप ऐसा करो याद कि फिर जो है एक सार्वजनिक उद्यम समिति आप याद करो कि सार्वजनिक उद्यम समिति में भी 22 सदस्य हम शामिल करते हैं, 15+7 और यहाँ भी 15+7। ठीक है। और फिर आप जो है प्राक्कलन समिति यानी प्राक्कलन जो कि बजट में हम एस्टिमेट लगाते हैं, तो बजट में एस्टिमेट लगा रहे हैं। ठीक है। तो बजट कौन लाती है, सरकार लाती है। और सरकार कौन, लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा जो गठित होती है और जो लोकसभा में जो मंत्री बनते हैं वो लाते हैं। तो बजट जो सरकार ला रही है ना तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण से हम जो है केवल उसमें लोकसभा के सदस्य ले रहे हैं। और कितने, 15। तो आप जो इस प्रकार इसको याद रख सकते हो कि प्राक्कलन जो है बजट जो है कौन लाता है, सरकार लाती है, और सरकार जो होती है वो लोकसभा होती है, यानी लोकसभा के तो सदस्य होते हैं ना, इस कारण से मैं लोकसभा यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो सरकार बजट लेकर के आती है, इस कारण से प्राक्कलन में हम जो है 15 सदस्य लोकसभा से ही लेते हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट जो है वो जनता का है, तो जनता का जो है अकाउंट है, इसके कारण तो यानी जनता का अकाउंट है, तो इसका कारण जो है दोनों सदनों के इसमें सदस्य हम शामिल करते हैं। और सार्वजनिक उद्यम में भी आप ऐसे याद रख लो कि सार्वजनिक है यानी जो कि पब्लिक है यानी सार्वजनिक है, तो इसके कारण से हम इसमें भी 22 सदस्य दोनों सदनों से लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है सदस्य के बारे में याद करने की ट्रिक बताई। तो ठीक है। अब हम जो चर्चा करेंगे ना अन्य समितियों के बारे में, कुछ यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि विभागीय भी कुछ समितियाँ होती है, तो विभागों से जो संबंधित काम होते हैं उनको निपटाती है। तो कौन कौन से स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाना। यानी मित्रों कार्यपालिका जो है संघ की कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, तो ये जो भी काम करते हैं वो जो ज़्यादा उत्तरदायी बने किसके प्रति, संसद के प्रति। तो विशेषकर वित्तीय उत्तरदायी यानी पैसों से जो भी काम करते हैं, यानी पैसों से जो भी लेन देन होता है, तो पैसों से संबंधित लेन देन के लिए हमें इनको उत्तरदायी बनाना होता है संसद के प्रति। ठीक है, कार्यपालिका को। इस कारण से जो है ये समितियाँ जो स्थायी समितियाँ हमने 3 चर्चा की वो काम करती है। फिर क्या करा कि अन्य और भी समितियाँ होती है। तो कह रहा है कि 24 स्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का यानी 21 तो लोकसभा से 10 राज्यसभा से। मित्रों अब आगे जो चर्चा हम करेंगे ना इन समितियों के बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समितियाँ नहीं है, तो ज़्यादा आपको घबराने की जो है जरूरत नहीं कि इन सभी समितियों में जो है सदस्यों को कैसे याद रखें। ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं, जो है इंपॉर्टेंट जो समिति है ना वो हम जो है अब पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विशेषाधिकार की समिति की मैंने आपसे जो है चर्चा की थी। कब है, मैंने संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में जब आपको पढ़ाया संसद के टॉपिक में,
तो मैंने आपको उस समय बताया था विशेषाधिकार के बारे में, यानी कि विशेषाधिकार जब हम प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो जब वो प्रस्ताव जो है लाया जाता है ना और वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो समिति जो है एक समिति हम गठित करते हैं विशेषाधिकार समिति, और वही विशेषाधिकार समिति उसे जो भी यानी जिस व्यक्ति के जो है विशेषाधिकार हनन हुए हैं तो वो उन विशेषाधिकारों का वो समिति विशेषाधिकार समिति उनकी जांच करती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात आ रही है कि इस समिति का कार्य होता है अर्धन्यायिक प्रकृति का, यानी मित्रों यह समिति जो होती है ना विशेषाधिकारों के हनन पर दंड भी दे सकती है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और उसको उक्त कार्रवाई की अनुशंसा भी करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा में इसमें 10 सदस्य, यानी दोनों सदनों में जो है एक विशेषाधिकार समिति होती है जो कि क्या करती है विशेषाधिकार हनन का, यानी विशेषाधिकार हनन के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसकी जांच करती है। लोकसभा में इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में हम जो है इसमें 10 सदस्य शामिल करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करें आचार समिति के बारे में, यानी संसद में, यानी संसद के दोनों सदन हैं उसमें सदस्यों का आचरण कैसे होगा उनके लिए हमने एक समिति बनाई हुई है। तो क्या करा है, राज्यसभा में इस समिति का गठन हमने किया 1997 में और लोकसभा में हमने इस समिति का गठन किया 2000 में। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है, यानी मित्रों कि संसद के सदस्य किस प्रकार से आचरण करेंगे उन सभी के लिए यह एक आचार संहिता बनाती है। ठीक है, आगे हम जो चर्चा करें सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, यानी मित्रों सरकारी जो आश्वासन लाए जाते हैं उनके लिए एक समिति बनाई गई है। यह समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं की जांच करेगी। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमने एक जो है समिति बनाई है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने एक समिति बनाई। तो क्या करा है, इस समिति का हमने गठन किया था 1997 में और हम इसमें शामिल करते हैं 30 सदस्य। ठीक है, 20 हम लोकसभा से लेते हैं, 10 हम राज्यसभा से, और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर यह समिति जांच विचार करती है। यानी मित्रों राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1992 में गठित हुआ था, ठीक है 1992 में यह गठित हुआ था और 1990 में जो एक्ट लाया था हमने राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट, तो उसी के आधार पर हमने जो है इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया था 1992 में। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कोई भी प्रतिवेदन देता है ना सदन को, तो ये समिति जो महिला सशक्तिकरण समिति होती है वो उस प्रतिवेदन पर जांच करती है और विचार करती है। ठीक है, तथा केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा और सभी क्षेत्रों में समानता के लिए यह काम, यानी ये कदम हमने उठाए, यानी मित्रों महिलाओं को जो है एक समान अधिकार मिले और वो जो है गरिमापूर्ण जीवन जी सके, तो इन सभी के लिए हमने जो है अलग से महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण समिति हमने बनाई है। फिर मित्रों लाभ के पदों पर संयुक्त समिति की मैंने आपको चर्चा की थी कि जो है लाभ के पदों पर भी हमने जो है एक जो जेपीसी बनाई हुई है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो क्या करते हैं यह समिति विभिन्न समितियों और निकायों के गठन तथा चरित्र की जाँच करती है, जिसका गठन केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को द्वारा की गई है, जो लोग इनके पदधारक है। यानी मित्रों अगर मान लो कोई भी व्यक्ति क्या करा है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, तो उन सभी के मामलों पर जो है यह समिति जांच करती है और उन्हें संसद सदस्य के निरूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य भी ठहराती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से। तो फ्रेंड्स ये हमने चर्चा की आज समितियों के बारे में। ठीक है, और मेन समितियाँ मैंने आपको बताई और इसके अलावा जो है कुछ और भी समितियाँ मैंने आपसे चर्चा की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आसान भाषा में मैंने आपको समझाया और आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें दोनों सदनों से हम सदस्य शामिल करते हैं, 15 जो है लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, फिर सार्वजनिक उद्यम है वो भी सार्वजनिक है, इस कारण से हम उसमें भी 22 सदस्य लेते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और जो प्राक्कलन समिति होती है ना वो बजट से संबंधित जो एस्टिमेट हम लगाते हैं, तो उसके लिए हमने जो है यानी सरकार बजट लेकर के आती है, तो इसमें इस कारण हमने जो है 15 सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए हैं। तो ठीक है मित्रों, मैंने आपको समझाया आसान शब्दों में। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगला जो लेक्चर हम लेंगे वो आपको बता दूं, तो अगला जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा ना वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है स्टार्ट होने वाला है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कृपया एक भी वीडियो को आप स्किप ना करें। ठीक है, मैं जो है आपको जो है सरल से सरल शब्दों में जो है हर चीज़ और हर एक वर्ड के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। और प्रत्येक जो बात होती है वो मैं आपको जो है आसान शब्दों में समझाने की प्रयत्न यानी पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो है एक भी वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो अब मिलेंगे फ्रेंड्स जो है अगले लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।